करनी पड़ेंगी मुझे। यस। तो इस सेंस में मैं थोड़ा सा फास्ट कर रही हूँ। चलिए मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन, ठीक है। विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके। चलिए, तो हमने मूलाधार चक्र, कुंडलिनी जागरण और स्वादिष्ठान चक्र, इन 3 के बारे में पढ़ चुके थे। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं मणिपुर चक्र। तो जो मणिपुर चक्र है, वो मणिपुर शब्द जो है 2 शब्दों से मिलके बना है, मणि और पुर। तो मणि मतलब होता है जेम्स या रत्न, और पुर का मतलब होता है कोई भी पुरी, नगर या रहवास वाला एरिया। और कई जगह इसको मणि पदम भी बोलते हैं। तो पदम का मतलब होता है लोटस या कमल का फूल। तो इस तरह से देखें तो मणिपुर का अर्थ हो जाता है कि मणियों का नगर, या मणि पद्म बोलते हैं तो मणियों का कमल। तो ये दोनों सेंस में इसको लिया जाता है। कुंडलिनी जागरण में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये मनुष्य की जो सक्रियता होती है, शक्ति होती है, इच्छा होती है और उपलब्धियां होती हैं, उन सब का केंद्र जो होता है, वो यही चक्र होता है। और इसी चक्र से ये सारी शक्तियां निर्धारित होती हैं। इसका जो तत्व है वो अग्नि तत्व है। जो तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है, उसका तत्व अग्नि है। इसलिए इसको सूर्य केंद्र भी कहते हैं। और इससे बहुत तेज गर्मी और शक्ति आती है, क्योंकि जीवन के जो अस्तित्व का आधार है, वही अग्नि को माना जाता है। अगर शरीर ठंडा हो गया तो बोलते ना कि उसमें प्राण और चेतना नहीं है। तो यही जो अग्नि तत्व होता है, ये व्यक्ति के या साधक के जीवन का अस्तित्व होता है। और यही चक्र होता है जो सारे जितने भी शरीर के अवयव हैं, जितने भी सिस्टम हैं, जितनी भी लाइफ रिलेटेड एक्टिविटी हैं, उन सभी में ये ऊर्जा का प्रवाह करता है या एनर्जी के प्रवाह को नियंत्रित करता है और उसे समन्वयित करता है। और जब व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक होता है, तो इसका गर्मी या अग्नि तत्व बढ़ने के कारण ये एकदम चमकदार लाल हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति निष्क्रिय होता है, शक्तिहीन होता है, या मान लीजिए बहुत सारी उसको व्याधियां हैं और वो बहुत लेथार्जिक फील कर रहा है, तो ये जो चक्र है इसका रंग भी बहुत डल हो जाता है और ये निष्क्रिय हो जाता है। तो आप देखिए, चूंकि अग्नि तत्व का जो संबंध है वो सूर्य से है, तो आप देखिए कि जब बारिश के दिनों में सूरज नहीं निकलता है, बादल होते हैं, तो डायरेक्ट सनलाइट ना मिलने से आप बहुत अपने आप को लेथार्जिक फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अरे आलस आ रही है, पड़े रहो, कोई काम मत करो। तो ये सारी चीजें अग्नि तत्व के कारण ही होती हैं। और अग्नि तत्व और स्फूर्ति का दोनों का बहुत आपस में संबंध होता है। तो इसीलिए जब तक ये तत्व बहुत स्ट्रांग होता है, तब तक व्यक्ति में स्फूर्ति होती है, आलस का अभाव होता है। इसके साथ ही जो ये चक्र, चूंकि ये नेवल के आसपास पाया जाता है, तो ये पूरे पाचन तंत्र को, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन करता है। और उसके साथ ही जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इन सारी डिजीजेस को का कारण भी यही चक्र का निष्क्रिय होना है। और इन्हें हम उपचार भी कर सकते हैं इसी चक्र की एनर्जी को मेंटेन या बैलेंस करके। अब हम देखते हैं कि इस चक्र की लोकेशन क्या है। तो इस चक्र की जो लोकेशन होती है, वो नाभि के जस्ट पीछे जो लंबर एरिया होता है, ये आपको रेड कलर की 5 बोन दिख रही है, 1 2 3 4 5। जो रीढ़ की हड्डी में 5 लंबर बोन होती हैं, वहां पर इस चक्र की स्थिति या लोकेशन मानी जाती है। और ये अग्नि तत्व को प्रतिनिधित्व करता है।
अब ये चक्र होता कैसा है, इसमें 10 पंखुड़ियां होती हैं और ये पीला कमल, पीले रंग का कमल होता है और इनकी जो हर एक 10 पंखुड़ी होती हैं तो उस पर नीले रंग से ड, ढ, त, थ, द, ध, न, प और फ ये 10 वर्ण अंकित होते हैं। कमल के मध्य में अग्नि का क्षेत्र होता है जो गहरे लाल रंग का एक उल्टा त्रिकोण है। यहाँ पर जो एक उल्टा त्रिकोण दिख रहा है ये अग्नि तत्व का स्थान है और ये उगते हुए सन जो सुबह सूरज की रोशनी होती है उसकी तरह चमकदार होता है। त्रिकोण की प्रत्येक भुजा पर टी के आकार के स्वास्तिक चिन्ह बने हुए हैं और इस त्रिकोण के नीचे भेड़ स्थित है। तो इस चक्र का जो वाहन है या जो पशु है वो भेड़ है और ये जो भेड़ है ये मणिपुर का वाहन है और उसकी क्रियाशीलता और अदम्य धैर्य का प्रतीक है। जैसे भेड़ में गुण होता है ना कि वो बहुत तेजी से भागता है और बहुत सहनशील होता है, तो ये दोनों गुण इस वाहन ये जो वाहन भेड़ है ये दोनों गुणों को ये रिप्रेजेंट करता है। इसके ठीक ऊपर इसका बीज मंत्र रम होता है और इसके बिंदु में इसके जो देवता हैं वो रुद्र होते हैं और देवी जो है वो लाकिनी होती है। रुद्र जो हैं वो शुद्ध सिंदूरी वर्ण के हैं, उनकी 3 आंखें हैं और जो देवी लाकिनी है ये सबका उपकार करने वाली है। इनके 4 हाथ हैं, रंग काला है, शरीर कांतिमय है, इनके वस्त्र पीले हैं, वो बहुत सारे आभूषण पहनी हुई हैं और अमृत पान करने के कारण आनंद मग्न है, वो अपनी आनंददायक स्थिति में है। अब इस चक्र की जो तन्मात्रा है वो दृश्य है, इसकी ज्ञानेंद्री आंखें हैं, कर्मेंद्री पैर हैं। अब इन दोनों इंद्रियों का बहुत क्लोज संबंध है क्योंकि हम पहले किसी चीज को देखते हैं और उसके बाद ही क्रियाशील होते हैं। तो ये दोनों जो क्रियाएं हैं ये एक दूसरे के साथ समन्वयित और एक दूसरे पर आधारित होकर ही चल पाती हैं। इस मणिपुर चक्र का जो लोक है वो स्व है और ये अस्तित्व का स्वर्गीय स्तर है। मतलब यहाँ से मानव अस्तित्व या मानव चेतना का अस्तित्व शुरू हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब एक बार मणिपुर चक्र तक कुंडलिनी आ जाती है तो फिर ये वापस भी यदि लौटती है, मान लीजिए और ऊपर अनाहत विशुद्धि तक गई और वापस लौटी तो ये मणिपुर तक ही लौटती है, इसकी और नीचे स्वादिष्टान और मूलाधार तक नहीं जाती है। इस चक्र का गुण जो है वो रजोगुण है और ये सबसे निचला है। जो निम्न चक्र जो होते हैं उनमें तमस गुण होता है। निम्न चक्र मतलब स्वादिष्ठान और मूलाधार और मणिपुर चक्र से कौन सा गुण शुरू हो जाता है, रजोगुण, क्योंकि ये तेज का प्रतीक है। इसका तत्व अग्नि है और इसका जो संबंध है इसकी वायु समान है और इसका जो संबंध है वो पाचन तंत्र और संपूर्ण शरीर में आहार के जितने भी न्यूट्रिशियंट्स होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना। मणिपुर और स्वादिष्ठान इन दोनों चक्र का संबंध प्राणमय कोश से होता है और योग शास्त्र में एक ये जो एंटी एजिंग प्रोसेस है ये मणिपुर चक्र को लेके बताई गई है। उन्होंने ऐसा बोला है कि ब्रेन के पास जो एक बिंदु विसर्ग होता है जो सहस्रार चक्र के पास होता है जिसे बिंदु या बिंदु विसर्ग कहते हैं और ये इसकी स्थिति कहाँ होती है, जहां ब्राह्मण शिखा रखते हैं, अपनी चोटी रखते हैं बालों की, वहां इसकी स्थिति होती है और वहां से उसमें जो चंद्रमा स्थित है वहां से अमृत झरता है और ये जो अमृत झरता है ये ग्रेविटी फोर्स के कारण नीचे की ओर जाता है और नीचे की ओर आकर ये मणिपुर चक्र में आता है और यहाँ चूंकि इसका तत्व अग्नि होता है जिसके कारण ये अमृत जो है वो नष्ट हो जाता है और ये अमृत ही होता है जो शरीर की कोशिकाओं को पोषित करता है और उनको जो एक एजिंग प्रोसेस होती है उससे बचाता है।
तो जब ये इसमें लगातार नष्ट होता जाता है तो इनकी जो पूरी बॉडी की कोशिकाएं हैं उनकी हास्य क्रिया या एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाती है और जिससे परिणाम होता है वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु। यदि इस प्रोसेस को रिवर्ट कर दें जो कि योगाभ्यास के दौरान किया जाता है और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है सर्वांगासन। कि जब हम सर्वांगासन करते हैं तो ये जो बिंदु विसर्ग से जो अमृत झड़ता है ये गले में आके रुक जाता है क्योंकि गले के शोल्डर के ऊपर वाला सारा भाग गले में जलंधर बंद लगता है सर्वांगासन में और बाकी पूरा निचला हिस्सा आकाश की तरफ रहता है, इन्वर्टेड पोज रहता है। तो ये जो अमृत है ये मणिपुर चक्र तक नहीं जा पाता है क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसे सपोर्ट नहीं करता है और ये फिर से ब्रेन में चला जाता है और जब ये ब्रेन में चला जाता है तो जो एजिंग प्रोसेस है सेल्स का वो रुक जाता है और व्यक्ति अधिक समय तक यंग बना हुआ रहता है। तो ये एक इसका प्रमुख कार्य है मणिपुर चक्र का और जब ये अमृत वापस शरीर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो शरीर व्याधि रहित कांतिमय हो जाता है और जो एजिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है, ये रुक जाता है। अब इस चक्र का जो संबंध होता है वो भूख और प्यास से होता है। इसके पहले हम थोड़ा-सा इसको अलग धर्मों में भी देख लें, जैसे बौद्ध धर्म में भी जो कुंडलिनी जागरण है, वो मणिपुर चक्र से मानते हैं। वहाँ स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्रों की बौद्ध धर्म में चर्चा नहीं है क्योंकि ये पशु जीवन के उच्च स्तर से संबंधित हैं। और कुंडलिनी का मूल स्थान मणिपुर, स्वादिष्ठान मूल स्थान जो है वो मूलाधार है, घर उसका स्वादिष्ठान है लेकिन उसका जागरण जो है वो जागरण का प्रथम चक्र मणिपुर माना जाता है ऐसा बौद्ध धर्म में लिखा हुआ है और इसके पश्चात वो कहते हैं कि जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो उसके पश्चात वो अधोगामी नहीं हो सकता है। मतलब कुंडलिनी जैसे बार बार जागृत हो रही है, ऊपर बढ़ रही है, नीचे आ रही है, लेकिन जब वो मणिपुर जागृत हो जाता है तो वो मणिपुर से नीचे नहीं आती है और उनकी जो कुंडलिनी है वो भले ही और ऊपर के चक्र जागृत ना हो तो मणिपुर पर ही रुकी रहती है। और इस चक्र का संबंध निद्रा, भूख और प्यास लगने से क्योंकि ये डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड है और इसमें ओज, उत्साह, फुर्ती, साहस, वीरता ये सारे गुण इस चक्र से आते हैं और अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो लज्जा, भय, आलस, ये सुस्ती ये सारे गुण दोष आते हैं और इसका पाचन क्रिया में सहायता करना मूल काम होता है और जब इस चक्र का जागरण हो जाता है तो उस साधक को संपूर्ण शरीर रचना का ज्ञान हो जाता है। पातंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि नाभि में स्थित सूर्य में संयम करने से भुवनों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भुवनों मतलब शरीरों का, कि हर तरह के शरीरों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब इसके एक और इसकी जो शाखा है उसमें ऐसा मानते हैं कि जो तांत्रिक एक शाखा है उसमें स्वर योग को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो स्वर योग मतलब होता है श्वास विज्ञान और इस विज्ञान को लेके भी कुंडलिनी जागरण किया जाता है। जब हमने कुंडलिनी जागरण पढ़ा था तो उसमें देखा था कि प्राणायाम के दौरान भी इस के द्वारा भी इसका जागरण किया जा सकता है। तो जो ये शाखा है इसमें जो पंच प्राण हैं उस पर बहुत ध्यान देते हैं और ये पंच प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। और जिसमें नाभि एक बहुत महत्वपूर्ण स्थिति या अंग माना जाता है क्योंकि यहाँ पर समान प्राण होते हैं, इसके ऊपर प्राण होते हैं और नीचे अपान। तो कुंडलिनी जागरण का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है अपान प्राण को ऊपर बढ़ाकर उसे प्राण वायु के साथ या प्राण से मिला देना और जिसके साथ समान प्राण के पास ही आकर ये एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसमें जब ये क्रिया की जाती है तो इसमें जो अपान प्राण होते हैं वो ऊपर की ओर उठते हैं
और प्राण थोड़े से नीचे की ओर आते हैं और समान प्राण की जगह पर इन दोनों का आपस में मिलन हो जाता है। और ये भी एक कुंडलिनी जागरण की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। जब सामान्य श्वसन क्रिया हम करते हैं तो अपान प्राण का प्रवाह मणिपुर से नीचे की ओर होता है, मतलब मूलाधार और स्वादिष्ठान की तरफ। लेकिन जो विशिष्ट योग क्रियाएं की जाती हैं तो उसमें इस प्रवाह के डायरेक्शन को बदल देते हैं और जो प्राण का प्रवाह नीचे हो रहा था स्वादिष्ठान और मूलाधार, उसकी जगह ये ऊपर मणिपुर की तरफ होने लगता है, नाभि की तरफ। और जो प्राण प्राण हैं वो भी नाभि की तरफ आने लगते हैं और यही स्थान है जहां पर दोनों का मिलन होता है। और जब मणिपुर में कुंडलिनी का जागरण होता है तो एक विस्फोट की तरह होता है, क्योंकि प्राण और अपान दो बड़ी शक्तियां आपस में टकराती हैं और उन दोनों के टकराने से ढेर सारी ऊष्मा और ऊर्जा निकलती है और इसी से मणिपुर चक्र का जागरण होता है। तो स्वर योग में जो है वो इसी तरह से इसे डिस्क्राइब किया जाता है। अब इस चक्र को हम थोड़ा साइंटिफिक रूप से देखें तो इसकी स्थिति जो बताई है वो एपिगैस्ट्रिक रीजन में बताई है और एपिगैस्ट्रिक फ्लैक्स के पास बताई है और ये स्थान लंबर रीजन में होता है और इसे नाभि चक्र भी कहते हैं। यहीं पर सोलर फ्लेक्सस होता है और यहीं पर सिंपैथेटिक गैंग्लियन और वेगस नर्व। जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो वेगस नर्व होती है ये हमारे शरीर के एक बहुत बड़े सबसे बड़ा नेटवर्क बनाती है वेगस नर्व, जो ब्रेन से लेके लगभग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तक फैली हुई रहती है। और इस चक्र से रिलेटेड जो ग्रंथि है वो पेनक्रियास है। तो अगर सोलर फ्लेक्सेस को हम डिसेक्शन करते हुए देखें तो ये लंबर के पास इस तरह का ये एक गुच्छा होता है गैंग्लियंस का या नर्व फाइबर्स का, और जो आपस में मिलके ये सोलर फ्लेक्सेस बनाते हैं। इसके अलावा यदि हम आपको ध्यान हो कि जब हम प्लेक्सस पढ़ रहे थे तो इसमें हमने लंबर प्लेक्सस पढ़ा था, जो L1, L2, L3 और L4, ये चार जो लंबर से जो नर्व्स निकलती हैं वो मिलके लंबर प्लेक्सस बनाती हैं और यही लंबर प्लेक्सस जो है सोलर प्लेक्सस भी के पास ही रहता है और कई जगह इसे सोलर प्लेक्सस भी कहा जाता है। तो ये नाभि के जस्ट पीछे का स्थान है। अब जो मानव का विकास क्रम होता है चेतना का, तो उसके 7 स्तर माने जाते हैं और वो 7 स्तर किस तरह से हैं, जैसे ही चक्र हैं। तो जैसे जैसे एक एक चक्र का जागरण होता है वैसे वैसे मानव की चेतना एक एक स्तर ऊपर बढ़ती जाती है। तो जब मानव चेतना मणिपुर चक्र तक पहुंचती है और वो विकसित हो जाता है तो उसमें आध्यात्म की स्थिति दिखाई देने लगती है और कई बार उसे दूसरे लोगों की झलक भी दिखाई देने लगती है। उसकी चेतना का विस्तार होने लगता है और उसके अंदर जो व्यक्तिगत नेगेटिविटी होती है, जैसे द्वेष है, ईर्ष्या है, जलन है, आलस है, सुस्ती, ये सारी प्रवृत्तियां समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि ये प्रवृत्तियां मणिपुर चक्र के निष्क्रिय होने पर ही होती हैं। और इस चक्र का जब जागरण होता है तो उससे निर्माण, विनाश, मतलब अगर हमने पढ़ा था चक्रों का जागरण पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो यदि पॉजिटिव साइड या कंट्रोल्ड एक्टिवेट हो रहे हैं तो निर्माण और अनकंट्रोल्ड एक्टिवेशन हो रहा है तो विनाश। तो ऐसे ही आत्म सुरक्षा, गुप्त खजाने की प्राप्ति, अग्नि से भय का नाश और भौतिक शरीर का संपूर्ण ज्ञान, व्याधियों से मुक्ति तथा ऊर्जा का सहस्त्रार की ओर आगे बढ़ना, ये सारी चीजें साधक को प्राप्त होती हैं। अब मणिपुर चक्र का जागरण के लिए जो आसन किए जाते हैं उसमें शलभासन, मयूरासन, नौका आसन, नौली, उड्डयन बंद, भस्त्रिका प्राणायाम, मणिपुर चक्र का बीज मंत्र, इन सब का अभ्यास किया जाता है। इनको अगर हम डिटेल में देखें तो धनुरासन में आप देखें नाभि के ऊपर ही प्रेशर आ रहा है, चक्रासन में भी सेम है,
मर्जरी आसन में ही आप अपने लंबर रीजन को मूव कर रहे हैं, तो आप अगर इन शॉर्ट इन सभी आसनों को देखें तो आपके लंबर रीजन पर ही एक स्ट्रेचिंग फील हो रही है। अग्निसार क्रिया जब करते हैं, जब हमने षट कर्म पढ़े थे, तो अग्निसार क्रिया का बहुत अच्छा इफेक्ट मणिपुर चक्र पर पड़ता है और ये इसकी एनर्जी को रेगुलाइज करता है। नौली या लौलिकी जो हमने पढ़ी थी, ये भी मणिपुर चक्र के जागरण में सहयोगी होती है। इसके बाद कुछ साधनाएं होती हैं, जैसे चक्र पूजा या कुछ तांत्रिक विजुअलाइजेशन, तो उसमें बीज मंत्र और इस चक्र की एक-एक पंखुड़ियों पर अपने आप को ध्यान लगाते हैं, तो उससे भी इस चक्र का जागरण होता है। फिर चक्र के माध्यम से सांस लेना, जब इनहेल और एक्सहेल किया जाता है, तो उसमें मंत्रों, इसके जो बीज मंत्र है रम, उसके जाप के साथ इनहेल एक्सहेल किया जाता है और ये विजुअलाइज किया जाता है कि इस चक्र तक ही ब्रीद इन हो रहा है और इस चक्र से ही ब्रीद आउट हो रहा है। बीज मंत्र का जाप करना, तो ये भी इस चक्र के जागरण में सहयोगी होता है। इसके बाद हम आते हैं अनाहत चक्र पर। तो अनाहत चक्र जो है, वर्तमान में बहुत से लोगों का अनाहत चक्र क्रियाशील हो गया है और आज की जो मानव चेतना है वो लगभग अनाहत चक्र से गुजर रही है। अब यहाँ पर ये चीज अपन को समझ लेना बहुत आवश्यक है कि क्रियाशील होना मतलब एक्टिवेट होना एक अधिक चीज है, अलग चीज है, और एक्टिवेट होके जागृत हो जाना वो अलग चीज है। इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी चक्र के जागृत होने की पहली अवस्था है कि उसका एक्टिवेशन या क्रियाशीलता बढ़ना, और उसके बाद दूसरी उसका जो स्टेप है वो ये है कि उसका जागरण होना। तो इस तरह से हर चक्र के साथ ये इम्प्लीमेंट होता है। अब अनाहत में, अनाहत का अर्थ है कि जो कभी आहत ना हुआ हो, क्योंकि इस चक्र का संबंध हार्ट से रहता है और हार्ट ऐसा है कि जो जन्म के बाद से मृत्यु पर्यंत तक लगातार एक लयबद्ध रूप में बीट होता रहता है या स्पंदित होता रहता है, और ये एक बहुत ही अभौतिक और अनुभवातीत ध्वनि मानते हैं जो लगातार चलती रहती है। अनाहत में जो शब्द ब्रह्म या नाद सुनाई देता है, वो किन्हीं दो वस्तुओं के आपसी आघात का परिणाम नहीं है, अपितु स्वाभाविक है। नाद का कोई कारण नहीं, अपितु अहेतुक है। यहाँ नाद और शोर में हम थोड़ा सा अंतर समझ सकते हैं कि यदि सपोज बहुत सारे बर्तन एक साथ गिराए जाएं, तो वो शोर है, क्योंकि वो ध्वनि किसी कारण से हो रही है, किसी चीजों के आघात होने से हो रही है। लेकिन वही जब एक कोई सुर छेड़ा जाए या एक सिस्टमैटिक लय के साथ कोई भी साउंड या ध्वनि हो, तो वो नाद हो जाती है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। अब ये जो चक्र है, इसकी स्थिति कहाँ पर है? इसकी स्थिति जो है वो हार्ट के, मतलब चेस्ट में हार्ट है और हार्ट के जस्ट पीछे अनाहत चक्र है। इसका जो क्षेत्र है वो भी क्या है? हृदय है। अब इसके भी दो होते हैं, मतलब एक तो जो हृदय है वो इसका स्थूल रूप हो गया, लेकिन इसका सूक्ष्म रूप जो है वो अलग, डिफरेंट है। तो इसे योग में इस चक्र को हृदयाकाश भी कहा जाता है और उसका अर्थ होता है कि हृदय के बीच का वह स्थान जहां पर पवित्रता है। और चूंकि हृदय का संबंध भावनाओं से रहता है, तो ये एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है और इससे जो हम ब्रेन की जितनी भी कंस्ट्रक्टिविटी जुड़ी होती है वो इससे ही जुड़ी होती है। जो भी आर्ट होते हैं, जैसे पोएट्री हो गई, डांस हो गया, संगीत हो गया, तो ऐसा कोई भी आर्ट जो है वो सीधा इसी चक्र से जुड़ा हुआ रहता है। जिसका ये चक्र बहुत एक्टिव होता है वो उस आर्ट में, उससे जो भी रिलेटेड आर्ट है उसका परफेक्शन अधिक होगा। अब इसका जो कलर और जो चक्र है, ये किरमिजी बंदूका के फूल की तरह वर्णित है और इसमें 12 पंखुड़ियां हैं। और ये जो 12 पंखुड़ी हैं उसमें हर पंखुड़ी में सिंदूरी
रंग से जो लिखा है वो है क ख ग घ ड च झ ज झ ट ठ। ये 10 वर्ण हैं, 10 अक्षर हैं, जिसकी हर एक पंखुड़ी पर लिखा हुआ है। इसके जो अंदर ज्योमेट्रिकल फिगर है वो क्या है, षटकोणीय है, मतलब 2 ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 2 ट्रायंगल हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, और ये जो उल्टा त्रिकोण है, जो जिसका पॉइंट नीचे की तरफ है, इसे शक्ति का, और जो सीधा है जिसका पॉइंट ऊपर की तरफ है, इसे अम, शिव का प्रतीक या चेतना का प्रतीक माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि शिव और शक्ति का जो मिलन है उसकी प्रोसेस यहाँ से शुरू हो जाती है। इसका तत्व वायु तत्व है, और इसका जो अम, वाहन है वो हिरण है, एक काला हिरण है। और हिरण चूंकि अपने चौकन्ने और फुर्तीलेपन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसमें इस चक्र से फुर्ती और चौकन्नापन, सतर्कता का विकास होता है। इसका बीज मंत्र यम है, और इसके अंदर देव जो हैं वो ईशा है, और उसके साथ हितकारी देवी काकिनी का निवास माना जाता है। यहाँ पर ये और डिटेल में है। कमल की भित्ति के केंद्र में उल्टा त्रिकोण है जिसमें अखंड ज्योति जलती है, जो जीवात्मा का प्रतीक है। और अनाहत के मुख्य कमल के नीचे एक लाल पंखुड़ी वाला कमल है जिसमें कल्पतरु है। महालोक अविनाशी जगत का प्रथम स्तर अनाहत लोक है। इसका वायु जो है वो प्राण है। ये प्राण वायु नासिका और मुंह से प्रभावित होती है। इसकी जो तन्मात्रा है वो स्पर्श है, ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, कर्मेंद्रिय हाथ है। और ये चक्र जो है ये मनोमय कोश का प्रतिनिधित्व करता है, जो मन और भावनाओं का नियंत्रण करता है। और आध्यात्मिक, जब ये जो चक्र है ये विष्णु ग्रंथि से रिलेटेड होता है, और ये विष्णु ग्रंथि पर जब चेतना आती है, तो जो साधक है वो आध्यात्मिक स्तर पर जीवन जीने की अपेक्षा, भावना, आसक्ति आदि जीवन जीने का प्रतिनिधित्व करती है। और जब इस विष्णु ग्रंथि का जागरण होता है, तो ये जो भावना और आसक्ति है, इनका संतुलित और वृद्धि समन्वयित रूप सामने आ जाता है। अब तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार ये जो अनाहत है, उस पर जो भी व्यक्ति पहुंच जाता है, जिसका अनाहत चक्र क्रियाशील हो जाता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, ऐसा माना जाता है। मूल रूप से 2 तरह के विचार होते हैं, एक तो होता है पराश्रित और दूसरा होता है आत्मनिर्भर। तो जब मणिपुर चक्र का जागरण होता है, तो जो पहले तरह के विचार होते हैं पराश्रित, उन विचारों की प्रमुखता होती है। लेकिन जब अनाहत पर साधक पहुंचता है या अनाहत चक्र का जागरण होता है, तो आत्मनिर्भर वाले विचारों की जागरूकता प्रारंभ हो जाता है। और व्यक्ति अपने जीवन की विशेष परिस्थितियों का भी, जो कि उसके प्रारब्ध के कारण निर्मित हुई हैं, उनको भी सामना करने और उनके कंट्रोल करने में सहायक हो जाता है। मणिपुर चक्र जो है वो अनश्वर स्तर को नश्वर से अलग करती है, एक सीमा रेखा है। लेकिन जब ये मणिपुर से और ऊपर अनाहत चक्र पर चेतना पहुंचती है, तो अनुभवाविश्रत स्तरों से स्तर पर वो व्यक्ति पहुंच जाता है, और उस व्यक्ति को इस तथ्य का ज्ञान हो जाता है कि भाग्य है, इसे बदला जा सकता है। जैसे कि आकाश में यदि कुछ हम फेंकते हैं, तो पदार्थ को यदि हम इतना ऊपर फेंकें, कुछ ऊपर फेंकते हैं, तो वो वापस आपके पास आता है। हम सपोज एक बॉल लेते हैं और आकाश में ऊपर की ओर फेंकें, तो वो बॉल हमारी ओर वापस आ जाती है। ये कर्म है जो वापस आ रहे हैं। लेकिन यदि इसी बॉल बॉल को, इसी गेंद को हम इतने फोर्स के साथ ऊपर फेंकें
कि वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के बाहर निकल जाए, तो वो हमारे पास कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। तो इसी तरह बोला जाता है कि जब अनाहत में चेतना का स्तर पहुंचता है, तो वो इतना ऊपर उठ जाता है कि जो साधक अपने प्रारब्ध के सहारे अपने कर्मों को नहीं बनाता, बल्कि अपनी इच्छा के अनुसार जीवन यापन कर लेता है, कर सकता है, और उसके जो संस्कार हैं, सुप्त संस्कार, उनको भी वो चाहे तो क्षय कर सकता है। और जब इस अनाहत चक्र के स्तर पर आने पर प्रारब्ध को वो अपने इच्छा अनुसार बदल सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पिछले चित्र में हमने बताया था कि इसमें एक कल्प वृक्ष है, तो इसीलिए अनाहत के मूल में एक कल्प वृक्ष है, जो समस्त कामनाओं की पूर्ति करता है। और जब आप इच्छा करते हैं, साधक इच्छा करता है, तो उसकी सारी मनोकामनाएं जो हैं, वो पूरी होने लगती हैं। तो इस तरह से इसमें कल्प वृक्ष होने के कारण सारी चीजें होती हैं। लेकिन इसमें एक अ, छोटी-सी स्टोरी आती है कि ये जो कल्प वृक्ष है, तो ये भी एक एनर्जी है, तो इसका भी साधक सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरह से उपयोग कर सकता है। तो एक कहानी ऐसी आती है कि इस कल्प वृक्ष के नीचे एक साधक बैठा है और अचानक उसका मन होता है कि काश पानी आ जाए जिसका जल निर्मल हो, तो हम पी के अपनी प्यास बुझा लें। उसके पास पानी आ जाता है। फिर उसका मन होता है बहुत भूख लगी है, थोड़ा-सा कुछ अच्छा खाना आ जाए, तो मैं खाना खा लूँ, वो भी हो जाता है। फिर उसका मन होता है कि अब थोड़ा आराम करना है, तो थोड़ा-सा एक अच्छी-सी शैया आ जाए, एक अच्छा-सा बिस्तर लग जाए, तो जिससे मैं आराम कर लूँ, वो भी हो जाता है। अब जब वो सो गया, शाम को जागा तो सूर्यास्त हो गया था, अंधकार हो गया था, तो अचानक मन में आता है कि अरे! मैं जंगल में हूँ, ऐसा ना हो कि कोई शेर आके मुझे खा जाए, तो वो भी हो जाता है। तो ये कल्प वृक्ष को कैसे नियंत्रण करना है? वो साधक के ऊपर है कि वो पूरी तैयारी के साथ करता है, तो उसकी कामना पूर्ति की भावनाओं पर उसका अपना नियंत्रण रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर ये अनाहत चक्र जागृत हो गया, लेकिन वो व्यक्ति मन की शक्ति से ही अपरिचित है और उसके जीवन के प्रति नकारात्मक या निराशावादी दृष्टिकोण है, तो ये तय है कि ये चक्र उसे और पतन में या और नीचे की तरफ ढकेल देगा और उसकी चेतना भी वापस मणिपुर चक्र में चली जाएगी। और ऐसा कहा जाता है कि जब चेतना नीचे की ओर एक बार गिर जाती है, तो उसको पुनः ऊपर उठाना बहुत मुश्किल काम होता है और अ, मतलब बड़ी मुश्किल से फिर उसको ऊपर पहुँचाया जाता है। इस कल्प वृक्ष के बारे में एक और कहा जाता है कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए किसी के हार्ट में पेन हो रहा है। अब वो जनरल एसिडिटी और जनरल एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के कारण हो रहा है, लेकिन वो अगर बार-बार सोचता है कि यार उसको कुछ हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है, ऐसा ना हो कि हार्ट फेल हो जाए, कार्डियक अरेस्ट हो जाए, तो डेफिनिटली ये चक्र उसकी इन चीज़ों को चूँकि नेगेटिव जा रहा है, तो इन इच्छाओं की भी वो पूर्ति करेगा। तो इसमें साधक को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है कि वो कुछ विचार जैसे वो कोई व्यक्ति दुश्मन है तो वो मर जाए, या मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है तो यार वो बहुत बीमार है, ऐसा ना हो मर जाए। बच्चा देर से आया तो ऐसा ना हो कि कोई दुर्घटना हो गई है। तो जो इस तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, मानसिक और कल्पनाएं होती हैं, उन पर कंट्रोल करना बहुत अधिक जरूरी है। और जब तक ये कंट्रोल नहीं हो, तब तक अनाहत चक्र को एक्टिवेट नहीं करना चाहिए। अब इसका हम ये देखते हैं कि ये कहाँ पर है। तो इसकी स्थिति जो है, हृदय के ठीक पीछे पीछे कार्डियक प्लेक्सस में मानी जाती है और यहाँ पर एक सिंपैथेटिक गैंग्लियन भी होता है। सुषुम्ना या वेगस नर्व भी यहाँ पर होती है। और ये जो पूरा प्लेक्सस है, ये पूरे हार्ट वाले रीजन को, जो कार्डिक प्लेक्स है, ये पूरे हार्ट रीजन को एनर्जी देते हैं। और ये चक्र चूंकि 12 पंखुड़ी वाला कमल माना गया है, तो ये पूरी 12 पंखुड़ियां हार्ट के कुछ अंगों को रिप्रेजेंट करती हैं। हार्ट में जो पेस मेकर होता है, वो
ऊर्जा का स्रोत या वो जो ऊर्जा पाता है वो इसी चक्र से पाता है। इस चक्र का संबंध चूंकि इमोशन से होता है, फीलिंग से होता है, तो इसे भाव संस्थान भी कहा गया है। और इस चक्र से जो ग्लैंड जुड़ एंडोक्राइन ग्लैंड जुड़ती है वो थाइमस ग्लैंड होती है। अब इस चक्र की तन्मात्रा स्पर्श है, ये हम पढ़ चुके हैं। ज्ञानेंद्रिय त्वचा है, कर्मेंद्रिय हाथ है। अब ये अंतःकरण का मुख्य स्थान है और बहुत सारे जितने भी तरह के भाव होते हैं वो सारे भाव का उद्गम स्थान भी यही है। और पतंजलि योग सूत्र में ऐसा कहा है कि जो हृदय पर जब संयम कर लेता है तो उसे चित्त का साक्षात्कार होता है। कल्प वृक्ष, और ये इसका हम सारा अभी डिटेल में आपको हम बता चुके हैं कि ये जो एक कल्प वृक्ष के समान है और ये जितनी भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों थॉट्स पर समान रूप से काम करता है। अनाहत चक्र भावुकता का जागरण होता है और ये जागरण अगर आपके परिवार के लिए है तो वहां पर अनाहत चक्र एक्टिवेट नहीं है। जब समभाव से सभी के लिए हो तब इसका जागरण होता है। और जब इसका जागरण होता है तो उसके पहले अक्सर चेस्ट पेन हल्का फुल्का हो सकता है, हार्ट बीट कम या ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो व्यक्ति अपने आप को अधिक एनर्जेटिक फील करता है, अधिक स्वस्थ मूल फील करता है। उसका जो भावनात्मक यदि वो कंट्रोल्ड एक्टिवेट हो रहा है तो जो इमोशनल उसका स्टेटस है वो बैलेंस रहेगा। लेकिन यदि अनकंट्रोल हो रहा है तो यहाँ पर अनबैलेंस भी हो जाता है। और यहीं पर नाद का उसको सुनाई पड़ना शुरू होता है, जैसे गुंजन, बांसुरी की ध्वनि, तो ये सब नाद उसको सुनाई पड़ने शुरू होते हैं। इस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए कुछ आसन है, शलभासन, वो कैमल, चक्रासन, प्लैंक, बोट, ब्रिज, ये कुछ कुछ पोस्चर्स हैं जो इसमें सहयोगी होते हैं। इसके अलावा अजपा जप, मतलब जिसको बिना जपे ही जपा जाए, मतलब लगातार जपते जाते हैं। एक कोई मंत्र होता है जिसको बार 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 रिपीट करते हैं। उसको हम 3 तरह से कर सकते हैं। या तो हम मुंह से आवाज निकाल के उसे जप सकते हैं जैसे ओम है, या फिर सिर्फ ओंठ हिला के जिसमें आवाज नहीं होती है, और या फिर मन ही मन उस मंत्र का जाप करना इसके जागरण में सहयोगी होता है। भ्रामरी प्राणायाम हेल्पफुल होता है। भक्ति योग, चूंकि ये इमोशन से रिलेटेड है तो भक्ति योग इसके जागरण में बहुत अधिक सहयोगी होता है। तो इस तरह से ये 2 चक्र आज हमने खत्म किए हैं। थोड़ा सा फास्ट चले हैं क्योंकि 2 चक्र हमको कंप्लीट करने थे, है ना? तो आप लोग एक बार रिवाइज इसको सुन लेंगे तो 100% आप लोग फिर रिकवर आप लोग का फिर से रिकॉल हो जाएगा, है ना? कोशिश करेंगे कि कल और 2 चक्र खत्म कर लें। और अभी थोड़ा सा टाइम है तो क्वेश्चन आंसर हम ले सकते हैं, कुछ 10 मिनट करीब है हमारे पास। अदरवाइज 2 क्लासेस में सारे चक्र खत्म करके थर्ड में हम क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। तो अभी 10 मिनट में यदि कोई करना चाहे तो वो पूछ सकता है। इसका असाइनमेंट कब तक मिलेगा? हठ योग का ना, मैं बस थोड़ा सा हाँ, इससे सेमिनार से फ्री हो जाऊं तो फिर मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है। मैम जैसे हमारा योग थेरेपी का जो, मैम सॉरी आज कैमरा ऑन नहीं कर पाऊंगी, बाहर हूँ। कोई बात नहीं। मैम जैसे हमारा थेरेपी का पेपर है तो उसमें भी हम लोग जैसे ये चक्र से रिलेट करके जो आपने आसन और प्राणायाम इसमें बता रहे हैं उसको उसमें भी तो इंक्लूड कर सकते हैं ना पूरा थेरेपेटिक करना ही एक्टिविटी? पड़ेगा ना, क्योंकि यदि आपको किसी चक्र की एनर्जी को बैलेंस करना है, सपोज किसी को डायबिटीज है ना? तो डायबिटीज के लिए आप किस चक्र पे काम करेंगे? मणिपुर पर, है ना? पैंक्रियास। तो मणिपुर पेनक्रियास ग्लैंड से रिलेटेड है। तो अगर मणिपुर चक्र की एनर्जी रेगुलर होगी और चैनलाइज होगी तो ऑब्वियसली पेनक्रियास ग्लैंड से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं वो भी बैलेंस होंगे। तो अब वो जो एनर्जी को आपको रेगुलर करना है या मणिपुर चक्र को बैलेंस करना है, या मान लीजिए किसी का पैसिव हो गया है तो उसको एक्टिवेट करना है, तो वो कैसे करेंगी? उसमें आप यही करेंगी या मेडिटेशन की हेल्प लेंगी,
कुछ आसन्स की हेल्प लेंगी, कुछ मुद्राओं की हेल्प लेंगी, कुछ प्राणायाम की, क्योंकि टूल्स तो हमारे पास कुल मिला के यही होते हैं, आसन, प्राणायाम, बंध, मुद्रा, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन टेक्निक। तो ये 5-6 टूल होते हैं जो हमको हर में यूज करना है। बस वो किस तरह से यूज करना है, वो पैटर्न चेंज हो जाएगा आपका। तो मैम फिर ये तो मतलब थोड़ा-सा कनेक्टिविटी बना के करेंगे तो थोड़ा-सा हम लोगों को भी लर्न करने में ईज़ी रहेगा ना? आपको वही करना पड़ेगा, क्योंकि इसको आप बाय हार्ट या लर्न नहीं कर सकते हैं। ये आप समझ के करिए कि इस चक्र की लोकेशन इधर है, ये इस चीज से कोरिलेट हो रहा है। इसका मतलब जिससे कोरिलेट होगा उस पर वो इफेक्ट डालेगा, और उसके आसपास जो सराउंडिंग चीज होगी उस पर इनडायरेक्ट इफेक्ट डालेगा। तो इस तरह से आपको एक अपना खुद का प्रोटोकॉल तैयार करना पड़ेगा। और इसमें क्या होता है ना कि हर व्यक्ति का डिफरेंट प्रॉब्लम होगा, तो उनको डिफरेंट तरीके से उनको थेरेपी देनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ठीक। आप कॉमन स्केल नहीं बना सकते हैं कुछ भी। या एग्ज़ैक्टली हाँ। वो आपने बताया था उनकी अलाइनमेंट देखनी पड़ेगी, बीपी वगैरह का सब देख के। अब जैसे मान लीजिए मणिपुर चक्र एक्टिवेट करना है, अब कोई एक व्यक्ति है कि हमने उसको ध्यान पे बिठा दिया लेकिन वो पूरे समय हिल-डुल रहा है, उसका मन मतलब वो फोकस ही नहीं कर पा रहा है। तो आपको आसन की हेल्प लेनी पड़ेगी, कि जिससे पहले उसको स्थिर तो किया जाए, है ना? फिर उसके बाद उसको मेडिटेशन पे ले जाया जाए। तो वो चीज़ आपको डिपेंड करेगा कि वो पर्सन की सिचुएशन क्या है, और इस हिसाब से उसको आपको टूल देना पड़ेगा। ओके मैम, मैम, थैंक यू। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैं बोल मैम, अपन इतना कुछ देख रहे हैं, अपने 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 अंदर फायदा भी देख रहे हैं और देख रहे हैं, और बच्चों के लिए भी लगता है कि कितनी ये सब चीज बहुत अच्छी है, कायोत्सर्ग है, भ्रामरी प्राणायाम या फिर जो भी आसन वगैरह है, कितना। लेकिन बच्चे सुनते नहीं है मैम, करना नहीं चाहते, तो उनको कैसे देखिए, कन्विंस जब तक बच्चों को आप पूरा साइंटिफिक इफेक्ट देके नहीं समझाएंगे, क्योंकि अभी जो नई जनरेशन है वो पूरी लॉजिकल है ना? तो जब तक आप साइंस से रिलेट करके उनको नहीं समझाएंगे तब तक वो नहीं करेंगे। लेकिन जिस दिन आप वो साइंस समझा पाएं कि आपकी बॉडी में ये चेंज होते हैं, कुछ उदाहरणों से उनके सामने एक्सपेरिमेंट करवा पाएं, तो फिर वो तुरंत उस चीज को करेंगे। क्योंकि आज के जो बच्चे हैं ना, वो दोनों एंड पे बहुत एक्टिव हैं। एक तो ये एक्टिव है कि उनको लॉजिकल चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया मंदिर जाओ, क्या होता है मंदिर जाने से? और जितना आप बोलोगे उतना विद्रोह होगा कि नहीं जाता, है ना? और दूसरा एंड है कि यदि आप उसको उनके लॉजिक पे, जो बोलते हैं ना, लॉजिक की कसौटी पे कस के आप खरी उतर पाएं और उनको समझा पाएं कि भाई देखो ये चेंजेस हैं, ये होते हैं, तो फिर वो इतने शिद्दत से उस चीज को करेंगे ना कि आपको बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो अपनी हेल्थ और बाकी चीजों के लिए भी उनमें अवेयरनेस तो है ना? जैसे अगर आज के पहले हम आप जब अपन ने ये चक्रों का टॉपिक ही शुरू नहीं किया था, उस समय की यदि हम स्थिति लेते हैं तो हमको इसके बारे में मालूम ही नहीं था। तो हमको ये भी नहीं मालूम था कि हम कैसे रिलेट करें या क्या होता है। तो वो तो जैसे-जैसे आप समझ रहे हैं, तो फिर कई जगह आपकी कई गतिविधियों में अब चेंज आ गया होगा। बहुत सारे जो डिसीजन आप लेते हैं ना, उसमें अब चूँकि 1 साल होने सिर्फ पढ़ने से ही उनमें चेंज आया होगा। जो डिसीजन आप 1 साल पहले उस सिचुएशन में लेते, वो अभी नहीं लेते होंगे। जैसे 1 साल पहले मेड 1 दिन की बिना बताए छुट्टी मार ली, दूसरे दिन आते ही उस पे बिल्कुल फायर कर दिया। अब ज़रूर क्या हो गया था, पहले पूछते होंगे कि पहले प्रॉब्लम तो सुन ले। और कई बार तब भी हँस देते होंगे जब आपको मालूम पड़ता होगा कि ये बुद्धू बता रही है। जो पहले उससे आर्ग्यू करने लगते थे या उससे लड़ने लगते थे, अब हँस के उसको टाल देते होंगे शायद। तो वो बहुत सारे चेंजेस हमारी समझ के साथ विकसित होते हैं। तो बच्चों को भी सिर्फ कहने की बजाय कि ये करो अच्छा होगा, वो करो, उसको समझाएं वो क्यों अच्छा होगा या वो क्यों जरूरी है। यदि कोई चीज जरूरी है तो क्यों है जरूरी, उसके रीजंस क्या हैं। और जब तक बच्चे उस चीज को नहीं समझेंगे तब तक वो नहीं करेंगे, क्योंकि आज के बच्चों के पास टाइम नहीं है उतना।
है ना, उनको प्रायोरिटी चूज करनी पड़ती है। तो जब आप बताएंगे कि नहीं भाई ये हेल्थ की इतनी प्रायोरिटी है, और 2 दिन यदि आप बीमार पड़ते हैं तो आपकी जितनी प्रायोरिटी है सारी जीरो हो जाती है, एक तरफ धरी की धरी रह जाती हैं, है ना, तब वो समझ पाएंगे। तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक जहां पर भी हमारे बच्चे खड़े हैं वहां खड़े करने में भी हमने मेहनत की है। देखो उसका बच्चा तो फर्स्ट आता है, देखो उसका तो इतना अच्छा जॉब लग गया, तुमसे बोलते हैं ये कर लो, तुम करते नहीं हो। तो जहां पर भी बच्चे, जिसका बच्चा खड़ा है वहां तक पहुंचाने में भी आपने बहुत मेहनत की है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है ना। तो जब तक हम थोड़ी सी मेहनत और नहीं करेंगे तब तक वो चीज संभव नहीं हो पाएगी जो आप चाह रहे हैं। बच्चे को मंदिर नहीं जाना, नहीं भाई तू मत जा, लेकिन जब कॉलेज जाता है तो मंदिर के सामने से निकल जा, उस गली से निकल जा जिसमें मंदिर है, मत जाओ, बिल्कुल मत जाओ। आप देखिए 1 हफ्ते तक निकलेगा, 1 हफ्ते बाद मन में भाव आ जाएंगे, यार यहीं से तो निकल रहा हूँ 2 मिनट दर्शन कर। थोपिए मत, स्व अनुशासन लाइए वेरी ट्रू। हमेशा, है ना। मैम हम्म। जय जिनेंद्र, उसका सिलेक्ट हो गया है, तो फिर ऑफलाइन वाले क्या करेंगे जो लोग नहीं जाएंगे? तो वो लोग को कुछ जिनका सिलेक्ट हो गया है उनकी शायद ऑनलाइन का अरेंजमेंट हो रहा है। तो जिनके पास फोन आया कि पेपर प्रेजेंट करना है, वो अगर वहां जा रहे तो वहीं प्रेजेंट करेंगे, अदरवाइज ऑनलाइन करेंगे। तो जिनके पास और फोन आ गया है सिलेक्शन का, वो अपना प्रेजेंटेशन तैयार रखें। प्रेजेंटेशन मतलब पीपीटी आपको बनाना है 10 मिनट का। तो 10 मिनट का पीपीटी में 2 स्लाइड तो हो जाती है, एक तो वेलकम और एक थैंक यू की। और कम से कम आपको 10 स्लाइड बनानी है जो आपके पेपर से रिलेटेड हो। और मैम पोस्टर सिलेक्ट हो गया हो तो उसको प्रेजेंट करने की तैयारी करिए।